वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर है कि महानगर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन सेवा 1 फरवरी से जनता के लिए शुरू हो जाएगी। फिलहाल तय टाइम स्लॉट में ही यात्री सफ़र कर सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते मुंबई लोकल ट्रेन को पिछले साल के मार्च माह से भी सस्पेंड किया गया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर कहा गया है कि लोकल को सोमवार से लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल लोकल को तय समय के शेड्यूल के अनुसार चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि गौरतलब है कि सिंधु बॉर्डर पर स्थानीय लोग जबरन उस जगह तक घुस गए जहां आम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है और फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इन स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। प्रदर्शन स्थल पर अराजक तत्वों ने एक पंडाल से लेकर वॉशिंग मशीन तक तोड़ दिया। हालांकि सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जहां दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर भी नहीं जा पा रहे वहां स्थानीय प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे। सिंधु बॉर्डर पर कल फिर स्थानीय लोग प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन करने और रोड खाली कराने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अगली बड़ी खबर है कि पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में एक और कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन की भारत में ट्रायल शुरू करने के लिए आवेदन किया है। इंग्लैंड में हुए ट्रायल में यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव में 89.3% प्रभावी साबित हुई थी। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका से हुए समझौते के तहत भारत में इसका ट्रायल और उत्पादन कर रही है। इसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स से भी समझौता किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला ने बताया कि कंपनी ने कुछ दिन पहले वैक्सीन के ट्रायल के लिए आवेदन किया था और उम्मीद है कि जल्द ही इसकी मंजूरी मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर है कि व्यापक बिकवाली के चलते शुक्रवार को लगातार छठे दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट में बंद हुए। सेंसेक्स 588 अंक से अधिक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में करीब 183 अंक की गिरावट आई। भारी उथल पुथल भरे क्षेत्र में दोनों प्रमुख सूचकांक बढ़त और नुकसान के बीच झूलते रहे। दिन में मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। वह सोमवार को केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। बीएसई का 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 588.59 अंक यानी 1.26% की गिरावट के साथ 46,285.77 अंक पर बंद हुआ। अब तक पिछले 6 सत्र में सेंसेक्स में 3,506.35 अंक यानी 7.04% की गिरावट आ चुकी है। शुक्रवार को सेंसेक्स में 1,263.20 अंक के दायरे में उतार चढ़ाव आया। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 182.95 अंक यानी 1.32% कम होकर 13,634.60 अंक पर बंद हुआ। पिछले 6 दिनों में एनएसई 1,010.10 अंक यानी 6.89% गिर चुका है। अगली बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिरा है। यह जानकारी कमिश्नर आईजीपी ने दी है। फिलहाल आतंकवादियों की पहचान नहीं की जा सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं। गुरुवार को भी पुलिस ने जैश के एक आतंकी को हथियारों के साथ पकड़ा था। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने अवंतीपोरा के मंडोरा त्राल इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन में बड़ी सफलता दर्ज करते हुए जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर शुरू होने से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन गोलीबारी जारी रहने के चलते भारतीय जवानों ने जवाबी फायरिंग की। अगली बड़ी खबर है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ यहाँ येलहंका वायुसेना स्टेशन में 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होने जा रहे एरो इंडिया 2021 शो में अपनी नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों और अनेक प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा। डीआरडीओ ने एक बयान में कहा कि आत्मनिर्भर भारत विषय से संबंधित 300 से अधिक उत्पाद प्रौद्योगिकियों, नवोन्मेष तथा उड्डयन संबंधी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसने कहा कि वैमानिक क्षेत्र से जुड़ी इसकी 30 से अधिक प्रयोगशाला इस कार्यक्रम में अपने उत्पादों तथा उपलब्धियों की झलक दिखाएगी। इस शो में डीआरडीओ के मुख्य उत्पादों में हवाई पूर्व चेतावनी एवं
नियंत्रण प्रणाली तथा हल्के लड़ाकू विमान तेजस और LCA नेवी शामिल होंगे। प्रदर्शन में निर्भय मिसाइल और P-16 हेवी ड्रॉप सिस्टम का भी प्रदर्शन किया जाएगा। DRDO ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 फरवरी को संगठन के निर्यात सार संग्रह, डिजाइन की नई प्रक्रिया, सैन्य विमान के उत्पादन एवं विकास, वैमानिकी अनुसंधान एवं विकास बोर्ड की स्वर्ण जयंती से संबंधित टिकट जैसी चीज़ों जारी करेंगे। प्रदर्शनी में निर्भय के साथ ही कई अन्य मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक टीकाकरण अभियान में भारत की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता विश्व में सबसे अच्छी संपत्ति है। पत्रकारों से बात करते हुए गुटेरेस ने कहा कि उन्हें पता है कि भारत में वैक्सीन को विकसित करने का स्तर बहुत अच्छा है और वह भारत के संस्थानों के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विश्व टीकाकरण अभियान को सच करने में जिन उपकरणों की जरूरत है, भारत के पास वह सारे उपकरण मौजूद है। भारत के पास सबसे अधिक उत्पादन क्षमता है और विश्व को पता है कि सही रूप से इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। महामारी के समय में दवाइयों की बात करते हुए गुतेरस ने आग्रह किया कि उन सभी दवा कंपनियों को लाइसेंस उपलब्ध करा देने चाहिए जिससे इन कंपनियों को वैक्सीन को विकसित करने में मदद मिल सके। उल्लेखनीय है कि भारत इससे पहले भी 55 लाख देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि भारत की कैरिकॉम, ओमान और प्रशांत द्वीप के देशों को वैक्सीन की खेप उपलब्ध कराने की योजना है। अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए अपनी आबकारी नीति में उन लोगों के लिए एक व्यक्तिगत बार परमिट का प्रावधान पेश किया है जो घर पर शराब की अधिक मात्रा रखना चाहते हैं। नई नीति बिना लाइसेंस के घर पर शराब रखने की सामान्य सीमा अपरिवर्तित है। नया लाइसेंसिंग प्रावधान उन लोगों के लिए है जो घर पर इस सीमा से अधिक शराब का स्टॉक करना चाहते हैं। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी में घर में बार का इंतजाम रखने वालों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निर्धारित सीमा 6 लीटर से अधिक शराब या बियर अपने पास रखने के लिए अब होम लाइसेंस लेना होगा। निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित सीमा 16 लीटर से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस का शुल्क प्रतिवर्ष 12,000 रुपये है। इसके साथ ही सिक्योरिटी फीस 51,000 रुपये जमा करानी होगी। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की आबकारी नीतियों में इसी तरह का प्रावधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रावधान नहीं था और इसके परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए निर्धारित सीमा से अधिक शराब रखना था, जो कानून गलत था। इसी के चलते आबकारी नीतियों में बदल किया गया है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और घर में बहुत अधिक शराब रखते हैं या होम बार की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इतना ही नहीं, आपको हर साल इसे रिन्यू भी कराना होगा। यह लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगली बड़ी खबर है कि गणतंत्र दिवस पर रिलीज हुआ फौजी गेम गूगल प्ले स्टोर पर टॉप फ्री ऐप्स की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गया है। एनकोर गेम्स की ओर से बनाए गए गेम को बीते दिनों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रिलीज़ किया गया और इसे 50 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। मेड इन इंडिया गेम का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था और इसे भारत में पबजी पर बैन लगने के बाद अक्टूबर 2020 में अनाउंस किया गया था। एनकोर गेम्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बताया कि इस गेम को रिलीज किए जाने के बाद पहले 24 घंटे में करीब 50 लाख बार डाउनलोड किया गया। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर टॉप फ्री चार्ट में यह गेम टॉप पोजीशन पर नजर आ रहा है। बता दें, गेम को बीते दिनों पहला अपडेट दिया गया है जिसका साइज 460 MB है और जो बेहतर गेम प्ले एक्सपीरियंसिंग देने का दावा करता है। गूगल प्ले स्टोर पर फौजी गेम में मिली रेटिंग्स और रिव्यू से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। गेम में 3 मोड कैंपेन, टीम डेथमैच और फ्री फॉर ऑल दिए गए हैं, लेकिन अभी केवल कैंपेन मोड खेला जा सकता है। पहले मोड में कोई बंदूक या एडवांस कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं, जिसे लेकर कई यूजर्स ने निराशा जताई। करीब 4 लाख यूजर्स के रिव्यू और रेटिंग्स के बाद गेम की रेटिंग 3.5 स्टार हो चुकी है। अगली बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2021 पेश किया है। इसमें देश के आर्थिक स्वास्थ्य की तस्वीर होती है और आगे किस तरह के ग्रोथ का अनुमान है इसके बारे में जानकारी दी होती है। सर्वे की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में देश के आर्थिक विकास दर में 7.4% गिरावट का अनुमान है। वही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ 11% रहने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण
मूर्ति वी सुब्रमण्यन ने सर्वे की भूमिका में भारतीय अर्थव्यवस्था की वी आकार की रिकवरी को तुलना ऑस्ट्रेलिया गई भारतीय क्रिकेटर टीम के दौरे से की है, जो पहले मैच में 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद भी सीरीज जीतने में कामयाब रही थी। वी सुब्रमण्यम और उनकी टीम द्वारा लिखित सर्वेक्षण की सबसे मुख्य बात यह है कि भारत अगले 2 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है। उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी भी कुछ इसी तर्ज पर रहा है। बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी पहली तिमाही में 24% का आर्थिक संकुचन देखने के बाद चौथे तिमाही में अनुमानित 3.1% की वृद्धि दर्ज की है। देश की इकोनॉमी की स्थिति और कोरोना महामारी के बीच इस बार का बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार सर्वे के कवर पेज पर भी सरकार ने अपनी चुनौती और ग्रोथ को साफ कर दिया है। कवर में कोरोना के तराजू पर अर्थव्यवस्था, जिंदगियां और स्वास्थ्य के जोखिम को सुधार, बुनियादी ढांचा, आत्मनिर्भर भारत और वैक्सीन के वजन से हल्का होता दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की कुछ झलकियां के बारे में भी बताया गया है। तो इसी के साथ आज सुबह की 10 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो रोजाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।